नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप सब देख रहे हैं न्यूज डिकोड और आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। यह वक्त होता है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असली खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z। बुलेटिन का आगाज आज करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन को दर्शाती हैं। पहली तस्वीर रायपुर की, दूसरी तस्वीर भोपाल की, तीसरी तस्वीर दिल्ली की, जहां कांग्रेस ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज ईडी ने सोनिया गांधी से दोबारा पूछताछ की, जिसके विरोध में दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेस सड़क पर उतरी। दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी समेत 50 सांसदों को हिरासत में लिया। वहीं रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी का बोर्ड। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कांग्रेस ने सोनिया गांधी की पूछताछ को एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन का आधार बनाया। तो बात कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की हम कर रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जारी की गई। इस तस्वीर में एक तरफ देश की पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी दिख रही हैं आपको, तो दूसरी तस्वीर दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद आपको नजर आ रहे हैं। दोनों जमीन पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी आज जमीन पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बैठे दिखाई पड़े, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस तस्वीर को पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया और फिर बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे रीट्वीट किया। इस तस्वीर में रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां लिखी हैं और इस पूरे माहौल से एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये संकेत इन तस्वीरों में देने की कोशिश कांग्रेस ने की। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की प्रदर्शन पॉलिटिक्स क्या है? कांग्रेस ने जो तस्वीरें ट्वीट की उसका अर्थ क्या है? क्या मैसेज ये दे रहे हैं? जरिए इस बात को जरा समझें, डिकोड करें। किसी भी लोकतंत्र में प्रदर्शन अहम होता है, पॉलिटिक्स में इसकी अपनी अहमियत है। प्रदर्शनों के जरिए सरकार, उसके खिलाफ विपक्ष अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराता है और अपनी बात भी कहता है। कांग्रेस के पास अपने नेताओं से ईडी की पूछताछ एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो आम जनता के बीच बार बार ले जाना चाहती है, रजिस्टर कराना चाहती है उनके दिमाग में, जहन में। कांग्रेस के 2 लक्ष्य हैं। पहला, जनता के सामने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और दूसरा, कांग्रेस ये भी चाहती है कि वो जनता के समक्ष एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में दिखे, जो डरता नहीं, जो मोदी सरकार के खिलाफ डट कर लड़ाई करता है। अब तस्वीर की भी बात करें, कांग्रेस दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के असल हकदार हैं। इंदिरा गांधी की छवि एक आयरन लेडी के तौर पर रही है और इस तस्वीर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उनकी छवि के मुताबिक एक मजबूत इरादे वाला लीडर दिखाना चाहते हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना जानता है, सक्षम है अपनी बात कहने में, सक्षम है पार्टी के द्वारा मुद्दों को उठाने में। चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर राजधानी रायपुर से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने का प्रयास करते नजर आए, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हाथों में पार्टी का झंडा, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां आज बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकले। पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद थी। नतीजा ये कि झड़प के हालात बने, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। हम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें। जब तक हम इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बीजेपी का ये प्रदर्शन प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर था। खैर, विधानसभा का घेराव बीजेपी नहीं कर पाई, पर उसने पूरी कोशिश की। बिगड़ती कानून व्यवस्था और राजधानी में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। वहीं इन सब के बीच राजधानी की यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी थी, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया, जिससे आम लोगों को दिन में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़क के ऊपर सियासी संग्राम लड़ती नजर आई।
लड़ती नजर आई है, क्योंकि लगातार दबाव के बाद अब पार्टी वैसी है जैसा खुद पार्टी के लोग भी चाहते हैं। राजनीति में टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बीजेपी के प्रदर्शन की टाइमिंग को भी जरा डिकोड कर ले। क्या यह महज एक संयोग मात्र है कि आज जब दोबारा सोनिया गांधी से पूछताछ होनी थी, कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली थी, पहले से तय था, और बीजेपी ने भी भूपेश सरकार के खिलाफ आज ही के दिन को चुना। कल मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी ध्यान में रखे, आज के दिन को प्रदर्शन के लिए उसने इसलिए भी चुना। आज मॉनसून सत्र का 5वां दिन था। 5 दिन तक लगातार बीजेपी भूपेश सरकार को सदन में घेरने का प्रयास करती दिखी है। 5वें दिन बीजेपी कांग्रेस के सत्याग्रह वाली पॉलिटिक्स का जवाब देते अपने घेराव के साथ सड़क पर उतरी नजर आए। चलिए, तो पॉलिटिक्स में कहते हैं कि एक जैसी भूमि पर एक जैसे शस्त्रों के साथ लड़ा जाता है, तो आज आंदोलन के बदले आंदोलन, इस तस्वीर के टाइमिंग को लेकर के निश्चित तौर पर यह बात साफ दिखी। अब एक ऐसी घटना जिसको लेकर के चिंता भी है और कहीं एक आक्रोश भी बीच में उठता नजर आता है। बीटेक का एक स्टूडेंट निशंक राठौर, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई। जांच अब एसआईटी के हवाले है। रविवार को भोपाल के रेलवे ट्रैक से निशंक की लाश बरामद हुई थी। पहले भोपाल नर्मदापुरम रेलवे ट्रैक से बीटेक छात्र निशंक राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, और फिर छात्र के पिता को मृतक के मोबाइल से मिला वो खौफनाक संदेश, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ठीक उलट है। ऐसे में अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए अब राज्य की शिवराज सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा है। घटना की पहले का मैसेज है, पर वो भी जांच में लिया है। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूँ अधिकारियों को कि इसमें एसआईटी बना बिंदु से विस्तार से जांच। पिता की शिकायत के बाद हत्या के शक में जांच की शुरुआत हुई। मृतक के पिता की माने तो निशंक इस तरीके से मैसेज नहीं भेज सकता, वो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं था। ऐसे में उन्होंने बेटे की हत्या की आशंका जताई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह खुदकुशी को बताया गया। वहीं IBS 24 के पास निशंक की मौत से कुछ घंटे पहले का एक वीडियो भी है, जिसमें वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते दिख रहा है, और उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि वो खुदकुशी के लिए निकला हो। तो दरअसल इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी के हवाले है, और एक मैसेज ने इस पूरे मामले को थोड़ा उलझा दिया। कैसे उलझाया, जरा इस बात को समझे, डिकोड करते हैं। पहली बात कि जो मैसेज आया वो निशंक की मौत के बाद आया, और इस बात की जांच बहुत जरूरी है कि वो मैसेज ऐसा है, उसका कंटेंट ऐसा है, उसकी बात ऐसी है जो संभावना जगाती है कि निशंक की कहीं हत्या तो नहीं हुई। दूसरी बात, उसका मोबाइल उसकी मौत के बाद आखिर हैंडल कौन कर रहा था, कौन चला रहा था, मैसेज भेजने की उसकी मंशा क्या थी, इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी। तीसरी अहम बात, मौत से कुछ घंटे पहले निशंक ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कतई ऐसा नहीं लगता कि चंद घंटे बाद वो अपनी जान लेना चाहता हो। अंतिम बात, आत्महत्या करने जैसी कोई वजह निशंक या उसका परिवार, उसके दोस्त नहीं बता पाए। जाहिर तौर पर जब ऐसी कई सारी बातें हों जिनके जवाब मिलने चाहिए, तो अब सबकी उम्मीद, उसका केंद्र वो एसआईटी है जो इसकी जांच करेगी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हाल में संपन्न हुए हैं, और कांग्रेस को इसमें जो हार मिली, जिस तरह से मिली, वह हजम नहीं कर पाई, और इसका ठीकरा भितरघातियों पर फोड़ा जा रहा है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भितरघातियों के चलते मिली हार को कांग्रेस भुला नहीं पा रही। कांग्रेस को कई जगह उम्मीद थी जिन्हें टिकट दिए गए हैं वो दमदार हैं, चुनाव में एक तरफा जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हार की वजहों की पड़ताल में प्रत्याशी ने भितरघातियों की तरफ इशारा किया। अब उन्हीं भितरघातियों की लिस्ट बनाई जा रही। कांग्रेस का दावा है कि ऐसे भितरघातियों को पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित करेगी। बहुत सारे जिलों में तो हमने निष्कासन की कार्रवाई कर दी है, लेकिन और भी जो लोग बचे हुए शीघ्र अतिशीघ्र उनको भी निष्कासित कांग्रेस पार्टी 6 साल के लिए कर देगी। मुझे लगता है कांग्रेस में इतनी दम नहीं है, और भीतरघातियों ने अंतरात्मा की आवाज पर मत दिया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की हालत पर तंज कस रही। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशियों ने कई जगह बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन पार्टी के असंतुष्ट दावेदारों ने निर्दलीय मैदान में कूदकर सारा खेल बिगाड़ दिया। यही वजह कि पार्टी अब ऐसे भितरघातियों को कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर कर रही है। तो कांग्रेस में अब भितरघातियों की खैर नहीं, भितरघातियों को पार्टी निकालने का क्रम शुरू हो चुका है, इसकी तैयारी हो रही है। क्या हासिल होगा इससे, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें।
कहते ना कि घर का भेदी लंका ढाए, कहावत है। कांग्रेस के मामले में कह सकते हैं कि घर का भेदी हार दिलाए। निकाय और पंचायत चुनाव में मिली हार से कांग्रेस अब उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे और चुनाव हैं, इसके पहले इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए भितरघातियों पर कांग्रेस थोड़ा सख्त है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रणनीतिक और घरेलू स्तर के ऊपर किसी संकट का सामना न करना पड़े, और इसीलिए वक्त रहते एक्शन, इसीलिए वक्त रहते उन भितरघातियों की खबर लेना बहुत जरूरी। अब खबर छत्तीसगढ़ से। विधानसभा सत्र का 5वां दिन आज रहा। सदन में आज कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सूबे की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वें दिन सत्र की कार्यवाही की हैं, जहां बीते 4 दिनों की तरह आज भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने राज्य की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सदन में प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों के बीमे को लेकर विपक्ष ने सख्त रवैया अख्तियार किया। साथ ही सहकारी समितियों की बदहाल स्थिति के लिए राज्य सरकार को दोष दिया। इससे तर विपक्ष ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शेड नेट हाउस निर्माण में अनियमितता और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी सदन में उठाया। और इस्तीफा देने का कारण ये था कर्मचारियों का कि उनको सूखत की राशि नहीं मिली थी, धान का जो नुकसान हुआ उसकी राशि नहीं मिली थी। कुल मिला के किसान लूटा जा रहा है। वहीं विपक्ष के आरोप को सत्ताधारी कांग्रेस ने बेबुनियाद और निराधार करार दिया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या होता था? भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ हुआ नहीं। कुल मिलाकर सदन में नोकझोंक भरा दिन रहा। पक्ष विपक्ष के बीच आदिम जाति विकास और राजस्व विभाग से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई और साथ ही मंत्री विधायकों के वेतन भत्ता संबंधी विधेयक पास हो गया। चलिए, तो अब कुल मिलाकर के सदन में इस तरह का हंगामा तो होता ही रहता है, और विपक्ष अगर एक्टिव हो तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए सदन के भीतर जवाब सवाल के दौरान इस तरह के नजारे दिखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जिला और जनपद पंचायत भले ही गैर दलीय आधार पर लड़े गए हों, लेकिन निर्वाचित सदस्यों को साध कर रखना बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के लिए 29 से पहले एक चुनौती, और इसमें पूरा जोर लगा रहे हैं। एमपी के ज्यादातर जिलों में जीते हुए उम्मीदवारों को सियासी दलों ने जिला और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तक बाहर भेज दिया है। कोई शिरडी तो कोई मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर है, तो कोई गोवा में मजे ले रहा है। कांग्रेस की रणनीति है कि बीजेपी के थोपे हुए अध्यक्ष प्रत्याशियों से नाराज सदस्यों को अपने खेमे में लाया जाए। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने खांटी नेताओं को दे दी है। शहर, जनपद और जिला पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 1.5 से 2,000 करोड़ रुपया का बजट रखकर मतदाताओं को खरीद रही है। बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस समर्थित सदस्यों को साधने में जुटी है, इसलिए उसे कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष तो उनके बन जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में जब वही दल होगा तो नेता प्रतिपक्ष उनके बन जाएंगे, लेकिन कब्जा नहीं कर पाएगी। कब्जा तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। 29 जुलाई को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होने और इसके पहले दोनों दल जीत के दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। चलिए, तो अभी भी दावे हैं, लेकिन दावे जमीन पर कितना सच होते हैं ये 29 तारीख को पता चलेगा, जब इसकी कसौटी के ऊपर ये नेता और उनके तमाम कैंडिडेट्स दिखेंगे अपने आप को आजमाते। अब एक बात करते हैं जो आपको भी याद होगी, चुनाव से पहले काले धन का मुद्दा बार बार उठता था, और इस विषय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बताया कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2021 में 8.3% घटा है। सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि विदेशी बैंक खाते में जमा 8,468 करोड़ अघोषित आय को कर के दायरे में भारत लाया गया है। साथ ही बताया कि कालाधन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 368 मामलों का आकलन पूरा हो गया है। 14,820 करोड़ रुपए के कर की मांग रखी गई है। दरअसल लोकसभा में स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों की ओर से जमा की गई रकम के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों की तरफ से स्विस बैंक्स में कितना धन जमा है, इसका कोई ठीक सरकारी अनुमान नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में बढ़ोतरी हुई है। और चलिए अब इस बात को डिकोड करते हैं कि आखिर भारतीय स्विस बैंक में पैसा जमा कराना चाहते क्यों हैं।
स्विट्जरलैंड में तकरीबन 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे अहम हैं। ये सभी बैंक गोपनीयता कानून के धारा 47 के तहत बैंक अकाउंट खुलवाने वाले की पूरी तरह से जानकारी गोपनीय रखते हैं। पैसा जमा कराने के आधिकारिक आंकड़े बैंकों ने स्विस नेशनल बैंक को रिपोर्ट किए हैं। ये आंकड़े स्विट्जरलैंड में भारतीयों की ब्लैक मनी के अमाउंट को नहीं दर्शाते, जिसके कारण भारतीय स्विस बैंक में पैसा जमा कराना चाहते हैं। हालांकि अब स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने एक खास अनुबंध किया और इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड अपने बैंकों में पैसा जमा कराने वाले भारतीय और कंपनियों की जानकारी भारत के साथ में साझा करेगा और इसी के आधार के ऊपर बार बार ये उम्मीद की जाती है, ये मांग की जाती है कि आप उनके नाम को सार्वजनिक करें और आप उनके नाम को सार्वजनिक करने के साथ साथ उनकी संपत्ति को भारत लाएं या टैक्सेबल इनकम बनाएं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को आज पूरे राष्ट्र ने नमन किया। आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर तीनों सेना प्रमुखों ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीद जवानों को नमन किया। पीएम मोदी ने खास अंदाज में ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया। पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जांबाजों को श्रद्धांजलि दी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शहीद सैनिकों को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीद जवानों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं और हमारे पड़ोसी दुर्भाग्य से कुछ ऐसे हैं जिनकी कई करतूतें इतिहास का हिस्सा हैं और जिनको जवाब देना, सैनिक कार्रवाई करना जरूरी हुआ। और इसी में से एक सैनिक कार्रवाई में भले ही हमको विजय मिली, लेकिन कई सारे लोगों को, कई जवानों को इसमें प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उन सबको नमन, उन सबको सलाम। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की दावेदार हैं मार्गरेट अल्वा और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए। देखिए ट्वीट का यह स्क्रीनशॉट उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्रों से बात करने के बाद उनके सभी फोन कॉल डाइवर्ट किए जाने लगे। अब वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही। साथ ही मार्गरेट अल्वा ने इसके लिए MTNL और BSNL को लिखा है कि अगर उनका फोन रीस्टोर कर दिया जाता है तो वो बीजेपी, TMC या BJD के किसी सांसद को फोन नहीं करने का वायदा करती हैं। लेकिन सरकारी सूत्र कहते हैं कि मार्गरेट अल्वा एक साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने 19 जुलाई को ट्विटर पर चेतावनी दी थी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मार्गरेट अल्वा के फोन टैप किए जाने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि ये एक बचकाना आरोप है। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रही है। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार में इस तरह की हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए, तो अगर साइबर फ्रॉड भी हुआ है तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई तोड़, क्या इसका कोई इलाज संभव नहीं है? क्या इसको लेकर पूरी जांच करके जो दोषी उन तक पहुंचा जाएगा? आरोप हैं, उन आरोपों की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो जाननी समझनी बहुत जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध किसी भी समाज के लिए एक कलंक की तरह और इन पर अंकुश लगाने के लिए सुदूर मिस्र की अदालत ने एक अनोखा फैसला सुनाया। पहले रिपोर्ट देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स महज 21 साल का है। नाम है मोहम्मद अदल। इस शख्स की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वजह है मोहम्मद अदल को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा का मिस्र के सरकारी टेलीविजन पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। मिस्र की अदालत ने सरकार से कहा कि छात्रा नायरा अशरफ के कातिल की फांसी की सजा को लाइव टेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि मासूम लड़कियों को खिलौना समझने वालों की सजा मिसाल बननी चाहिए। इस तरह की सोच रखने वालों की रूह कांपनी चाहिए। नायरा अशरफ 21 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। 20 जून को काहिरा से कुछ दूर अदल ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अदल यूनिवर्सिटी में नायरा का सीनियर था और उससे शादी करने का इच्छुक भी। खास बात यह कि नायरा के कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कातिल के कहने पर उसके एक दोस्त ने इसे शूट किया था। बाद में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को हटा दिया गया था।
मिस्र की अदालत के फैसले को पूरी दुनिया में सुर्खियों में आते हुए हमने भी देखा, आपने भी देखा, दुनिया भर में इसकी चर्चा होनी भी चाहिए। कुछ देशों में सामाजिक कार्यकर्ता अपने देश की अदालतों से ऐसे फैसले देने की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसी मांग उठ क्यों रही, जरा इस बात को डिकोड करें। भारत जैसे विकासशील और बड़े लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या और इनकी इंटेंसिटी किस तीव्रता से हैं, ये काफी ज्यादा संवेदनशील विषय है। अपराधियों को मिलने वाली सजा की दर बहुत कम है, चाल बहुत सुस्त है, कानूनी कार्रवाई लंबी चलती है, सजा देने में काफी वक्त लगता है, एग्जीक्यूट करने में और वक्त लगता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में खौफ नहीं बचता। हालांकि हम फांसी जैसी सजा के लाइव प्रसारण के पक्ष में कतई नहीं हो सकते, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इसका पक्षधर समाज का व्यक्ति है, क्योंकि इस तरह के क्राइम को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा हमने कहा, वाकई कलंक की तरह। फिलहाल आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात को 8:55 पर। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।